नमस्कार मित्रों, मैं रामोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था। आज 11वें प्रश्न से मैं आगे के प्रश्नों को हल करूंगा और यह वीडियो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनी है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है इसमें, जो कि 11वें क्रम पर होगा। महाजनपद के संघ क्या थे? तो महाजनपद के जो संघ होते थे उसमें कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था संपन्न होती थी। जो हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है, उसमें हमारी जो शासन व्यवस्था होती थी दो प्रकार से होती थी। पहली शासन व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक और दूसरी थी गणतंत्रात्मक। तो जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती थी उसमें राज्य का शासन सत्ता की भागीदारी जो होती थी वह राजतंत्रात्मक रूप से वंशानुगत रूप से एक राजा के हाथ में होती थी। और जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होता था, इसमें राज्य का जो शासन है उसका संचालन कोई वंशानुगत राजा नहीं करता था, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए अभिजात वर्ग के लोग ही करते थे और वह जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पे कोई राजशाही व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल महाजनपद थे 16। महाजनपद थे 16। इन महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें से गणतंत्रात्मक या संघात्मक व्यवस्था थी। पहला था आपका वज्र संघ और दूसरा था मल्ल राज्य। वज्जियों में कुल 8 राज्य होते थे और मिलकर उनका शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी। जो वैशाली के लिच्छव हैं वह वज्र राज्य के अंतर्गत ही आते थे। तो कुलीन तंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वह ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता सीधे प्रशासनिक कार्यों में भाग नहीं लेती थी, बल्कि कुलीनों का एक वर्ग होता था, वही प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण और नियमन करता था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कुलीन तंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रारंभिक सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पाली ग्रंथों में सिक्कों के प्रथम निश्चित संदर्भ मिलते हैं। यह हमारा सही आंसर है। जो बौद्ध साहित्य में बेसिकली पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली साहित्य में जो सिक्के हैं उनका प्रथम निश्चित संदर्भ इस रूप में मिलता है कि पाली साहित्य में आहत मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। आहत मुद्राओं का उल्लेख मिलता है और इन्हीं आहत मुद्राओं को पाली साहित्य में काहापड़ के नाम से जाना जाता था। संस्कृत में जिसको हम लोग कारसापण कहते हैं, संस्कृत में क्या कहा जाता है? कारसापण कहा जाता है। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि बिंबिसार या अजातशत्रु के समय में राजगृह में एक कारसापण सिक्का चलता था जो कि 20 मासक का होता था। 20 मासक का एक कारसापण सिक्का होता था। किसके समय में चलता था? अजातशत्रु और बिंबिसार के समय में चलता था। एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है सामंत पाशादिका। सामंत पाशादिका यह बुद्धघोष की रचना है। किसकी? यह बुद्धघोष की रचना है।
ठीक है। तो बुद्धघोष ने अपने ग्रंथ सामंत पाशादिका में नील काहापड़ का उल्लेख किया है, जो कि आपका वही काहापड़ ही है। जातक ग्रंथों में जो है कारसार्पण के साथ साथ काहापड़ के साथ साथ मासद पाद विभाषक, एक मासक अर्धमासक काकड़ आदि सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो हमारा इसमें जो पहला कथन जो है यह सही है। हमारा दूसरा कथन है, सिक्कों की खोज के पुरातात्विक साक्ष्यों से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है। यह कथन हमारा जो है सही है कि जो सिक्कों की खोज के जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे जो है साहित्यिक साक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 संस्कृत नाटक स्वप्न, वासवदत्ता, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रोमांटिक नायक है? तो इसमें हमारा सही उत्तर है उदयन। उदयन जो है, जो आपके 16 महाजनपद थे उसमें एक वत्सराज था। वत्सराज की राजधानी थी कौशाम्बी और यहाँ पर पौरववंशी शासकों का शासन था। तो उदयन जो है एक पौरववंशी शासक था जो कि वत्सराज से संबंधित था। और स्वप्न, वासवदत्ता, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो नाटक हैं उनमें इन उदयन को ही अपना क्या बनाया गया है, नायक बनाया गया। एक चीज अब यहाँ बता दें कि ये जो आपका रत्नावली और प्रियदर्शिका है, रत्नावली और प्रियदर्शिका यह हर्ष की रचना है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और स्वप्न वासवदत्ता जो है महाकवि भास की रचना है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के सामाजिक अभिजात वर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, गहपति और सेठी के प्रारंभिक पावलिक ग्रंथों में विशिष्ट अर्थ हैं और इन्हें कभी भी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है। यह कथन पूर्ण रूपेण सही है। गहपति शब्द जो बेसिकली होता है, गहपत शब्द का उपयोग एक धनी संपत्ति स्वामी को निरूपित करने के लिए किया जाता है, जो कि भूमि और कृषि से जुड़ा हुआ शब्द है। और सेठी जो है एक उच्च स्तरीय व्यापारिक वर्ग होता था जो व्यापार एवं साहूकारी से जुड़ा होता था। तो विकल्प 1 हमारा सही है। विकल्प दूसरा है, मिश्रित शब्द सेठी गहपत की उत्पत्ति ग्रामीण और शहरी आधार वाले व्यक्ति को संदर्भित करती है जो भूमि और व्यावसायिक उद्यम का नियंत्रण करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो गहपत होता है, गहपत का अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ होगा गृह का स्वामी। गह मतलब गृह और पद का अर्थ होता है स्वामी, तो गृह का स्वामी। ठीक है। तो जो गहपति है, अभी मैंने बताया कि यह भूमि और कृषि से जुड़ा हुआ था, मतलब यह ग्रामीण हो गया। अब मिश्रित शब्द सेठी गहपति कह रहे हैं, तो और जो सेठी होता था वह व्यापारी और साहूकार वर्ग होता था जो कि शहरी क्षेत्र को संदर्भित करते हैं। इस प्रकार से हमारा विकल्प कथन 2 भी सही है। इस प्रकार से 1 और 2 विकल्प सी हमारा, विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। तो यह कथन गलत है। आपका जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, दोनों में ही वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ठीक है। लेकिन जो उसमें जन्म का जो वर्ण व्यवस्था का जो उसमें उल्लेख है वह जन्म के आधार पर न होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। ठीक है। और जैसे कि जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य है, इसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। महात्मा बुद्ध जो है स्वयं अपने को ब्राह्मणों से ज़्यादा श्रेष्ठ
क्षत्रिय मानते थे। जैन धर्म के जो प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके विषय में कहा जाता है, पहले जो है उनको जो है देवनंदा एक ब्रह्मचारी थी, देवनंदा एक ब्रह्मचारी थी। तो पहले जो है महावीर स्वामी जी किसके गर्भ में गए थे? देवनंदा के गर्भ में गए थे। लेकिन चूंकि वह समाज में जो है इस साहित्य में, जैन साहित्य में जो है क्षत्रियों को श्रेष्ठ दिखाना, बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को श्रेष्ठ दिखाना था, इसलिए इस बताया गया है कि बाद में देवताओं ने देवनंदा के गर्भ से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देवनंदा के गर्भ से जो है यशोधरा के गर्भ में, त्रिशला के गर्भ में जो है इनको ट्रांसफर कर दिया था और क्षत्रिय कुल में उनकी उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो हमारा पहला विकल्प है कि गलत है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। लेकिन दोनों धर्मों में जो है जात व्यवस्था को अस्वीकार किया गया। अब दूसरा कथन है, बुद्ध और महावीर के दिनों में वर्ण सामाजिक पहचान के रूप में अप्रासंगिक था। तो अप्रासंगिक यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध और महावीर के दिनों में, मतलब बौद्ध और जैन साहित्य दोनों में वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक पहचान के आधार के रूप में प्रासंगिक था। नहीं, वर्ण जो है सामाजिक व्यवस्था का एक अंग होता था, इसलिए कथन 2 भी गलत है। तो न हमारा कथन 1 सही है, न कथन 2, विकल्प 4 सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्त्री धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन भारत में जो स्त्री धन के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसमें पहला कथन है, इसमें विवाह के समय महिला के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार सम्मिलित है या सही है। जो बेसिकली जो स्त्री धन होता था वह संपत्ति होती थी जो महिलाओं को शादी के पूर्व और उपरांत प्राप्त होती थी, शादी के पूर्व और उपरांत प्राप्त होती थी। और स्त्री धन शब्द का जो पहला प्रयोग मिलता है, स्त्री धन शब्द का प्रयोग वह कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में मिलता है। हमें स्त्री धन अगर पूछा जाए तो स्त्री धन वह संपत्ति है जो महिला को शादी के पूर्व और उपरांत प्राप्त होती थी, भेंट स्वरूप प्राप्त होती थी, दहेज के स्वरूप में प्राप्त होती थी। और स्त्री धन शब्द का पहला प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है। और मनुस्मृति जो ग्रंथ है जिसमें बताया गया कि स्त्री धन कुल 6 प्रकार के होते हैं। स्त्री धन 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है माता द्वारा प्रदत्त उपहार, फिर है पिता द्वारा प्रदत्त उपहार, भाई द्वारा प्रदत्त उपहार, और चौथा है पति द्वारा विवाह के उपरांत दिया गया उपहार। चौथा है पति द्वारा विवाह के उपरांत दिया गया उपहार। फिर पांचवा है किसी अन्य द्वारा विवाह के समय प्रदत्त किया गया उपहार। और लास्ट है, छठा है विवाह के पश्चात किसी के द्वारा प्रदत्त उपहार। ठीक है, तो ये जो है आपका स्त्री धन का इसमें उल्लेख किया गया है। तो दूसरा है, पहला हमारा कथन इसमें सही है। दूसरा कथन, इसे माँ से बेटी को हस्तांतरित किया जाना है। तो एक प्रश्न आता है कि स्त्री धन पर पहला अधिकार किसका होता है? तो स्त्री धन पर पहला अधिकार पुत्री का होता। तो विकल्प 2 भी हमारा सही है। तो कथन 1 और 2 हमारा सही आंसर है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? तो बौधायन जो है जैन आचार्य नहीं थे, बल्कि जो है ये धर्म सूत्र से संबंधित है। धर्म सूत्रों की रचना में जो है बौधायन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भद्रबाह एक जैन साधु थे। पूज्यपाद एक जैन साधु थे। आगे हैं आपके हरिभद्र हैं, हरिभद्र एक जैन साधु थे। बौधायन कोई जैन साधु नहीं थे, इसलिए विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। जैसे है गौतम केसी एक जैन साधु थे, गौतम केसी हैं। इंद्रभूति गौतम हैं, इंद्रभूति गौतम हो गए। भद्रबाह हो गए, जिनसेन हो गया, गुणभद्र हो गया, गुणभद्र हो गया, रविसेन हो गए,
हेमचंद्र हो गए, हेमचंद्र सूरी, ठीक है। स्वयंभू हो गए, स्वयंभू। कालकाचार्य हो गया, कालकाचार्य हो गया। नेमचंद्र सूरी हो गए। ये सब जो है प्रमुख जैन आचार्य थे जिनसे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीतिसार पुस्तक किसकी रचना है? तो नीतिसार पुस्तक जो है कामंदक की रचना है और यह रचना जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जो हमारा नीतिसार ग्रंथ है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। विकल्प का हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के इंडिका में वर्णित राजा अमित्रघात कौन है? तो मेगस्थनीज जो हमारे यूनानी ग्रंथ हैं उसमें जो है बिंदुसार को, मौर्य शासक बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसको अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात। 298 BC से लेकर 273 BC तक बिंदुसार का शासन था और जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया। कुछ कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी पत्नी हेलेना का बेटा था, लेकिन यह गलत है। इसकी माँ का नाम दुर्धरा ही मिलता है। हमारा 20वां एवं अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसे राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता और खातों के रखरखाव के प्रभारी के रूप में वर्णित किया गया? तो जो समाहर्ता होता, विकल्प द समाहर्ता हमारा सही आंसर है। समाहर्ता जो है मौर्य काल में जो है आपके राजस्व का प्रमुख कर संग्रहकर्ता था, ठीक है। और इसमें जो है आपका अंतर्वंशिका दिया हुआ है जिसको अंतर्वशिक कहा जाता है। ये तो जो सम्राट की अंगरक्षक सेना होती थी, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। अछपटल जो है महालेखाकार को कहा जाता था, अछपटल महालेखाकार को कहा जाता, जो कि हिसाब किताब रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सम्मानिधात्रा मतलब इसको मुझे लगता है सन्निधाता से है, जो कि कोषाध्यक्ष होता था। तो इसमें चूंकि पूछा जा रहा समाहर्ता, विकल्प द हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, तो मित्रों इस वीडियो में मैंने कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।